हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। 3 दिन से मैं आई नहीं, मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। आवाज़ से लग रहा होगा मैं बेड से नहीं खड़े हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा फीवर था, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, वॉमिट, बहुत चीज़ें हो रही थी, बीपी लो हो गया था। मुझे लगा था कल दे सकती हूँ बट नहीं दे पाई। बट अभी भी मतलब है, बट इतना है कि मैं खड़ी हो सकती हूँ। तो आज टीचर्स डे भी है, तो आज मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। टीचर्स का बहुत अच्छा गिफ्ट अपने स्टूडेंट के लिए पढ़ाई ही है ना। तो मैंने आपको लास्ट में सॉल्यूशन में ये वाला क्वेश्चन कहा था कि होमवर्क करके लेके आना। अगर आप लोगों ने किया है तो आंसर चेक कर लो, अगर नहीं किया है तो समझ लो कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्या बोला है कि मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन हमें किसकी निकालनी है, पोटेशियम आयोडाइड की निकालनी है। डेंसिटी दे रखी है आपको 20% मास बाय मास एक्वस KI की, दैट इज इतना। क्या बोल रहा है आपको, डेंसिटी किसकी गिवन है, एक्वस KI का मतलब क्या है, एक्वस है यानी कि वाटर KI। KI आपका अपने आप में ही उसने क्या बोला, सॉल्यूट है, एक्वस लिया है यानी कि सॉल्वेंट है, वाटर हम मान के चलते हैं। तो ये एक्वस KI का मतलब है कि उसने आपका सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। इतना हम यहाँ से समझ गए। 20% मास बाय मास का मतलब क्या होता है बेटा, 20% मास बाय मास हमने पढ़ा होता है कि इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम हमारा यहाँ पे है सॉल्यूट और बचा 80 ग्राम। 80 ग्राम हमारा है सॉल्वेंट और हमारा यहाँ पे 100 ग्राम टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का मास है। इतना हमने समझ लिया था। चलो ठीक है, इतना हम समझ गए कि इतना हमें पता है। हम मोलालिटी से शुरू करते हैं। तो मोलालिटी क्या होती है हमारी, हमें पता होता है मोलालिटी हमारी होती है दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट हम किसे बोल रहे होते हैं, अमाउंट हम मोल्स को बोल रहे होते हैं यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसमें डिसॉल्व है बेटा आपके, ये आपका डिसॉल्व है आपका किसमें, केजी इन सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपके केजी में होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स, मोल्स क्या होता है आपका, मास अपॉन मोलर मास। और ये सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है, तो मास कितना है हमारा सॉल्यूट का, यहाँ पे हमने निकाल दिया, दैट इज 20 ग्राम है। और हमारा मोलर मास कितना हो जाएगा, KI सॉल्यूट है, यहाँ पे देखते हैं KI। अच्छा, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, 19 इंटू 2 करो जरा, और +1 ये हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। और आयोडीन का हमारा 127 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 127। तो ये आपका 37 प्लस 127 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 9 जा 18 है ना, 39, मैं भी क्या कर रही हूँ, 39 प्लस 127 हो जाएगा आपका 16, मतलब ये आ जाएगा 29 प्लस 39 प्लस 127 कितना हो जाएगा, इसको कर रही हूँ मैं, 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा 16, 6 1 3 4 5 6 यानी कि 166 ग्राम पर मोल। इतना हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम मोलर मास को यहाँ लिख देते हैं 166 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल, तो मोल हमारा वहां से निकल जाएगा। चलो 20/166, जब आप 20/166 को करोगे तो आपका ये जो निकल के आता है, मैंने तो इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप इसे घर पे कैलकुलेट जरूर कर लेना जब ये क्वेश्चन करोगे। तो 20/166 हमारा 0.12 मोल आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इतना तो निकल गया। केजी सॉल्वेंट 80 ग्राम है जो हमने निकाल रखा है, 80 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.12 अपॉन ये ग्राम, ये आपका किसमें है, मोल में है, यहाँ पे 80 ग्राम। और हमें पता है कि हमें किस में निकालना है, किलोग्राम में निकालना है। तो 1 kg में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम होते हैं। 1 kg में 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 1 ग्राम में हमारे पास 10⁻³ kg हो जाएगा। तो इस ग्राम की जगह में इसको रख दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा, आपका ये जो आंसर निकल के आएगा ये आ जाएगा 1.506।
ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मोल पर केजी। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। आप जब क्वेश्चन करोगे इसको कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगी बहुत लंबी वीडियो खींचती है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको। तो ये तो मुझे लगता है मोलालिटी सबका ही निकल गया होगा, है ना। तो अब हम किस में आते हैं, मोलालिटी थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपके डेंसिटी से रिलेटेड है। मोल फ्रैक्शन इजी इजी निकालते हैं। चलो इसको मैं मिटा रही हूँ, मोल फ्रैक्शन हम शुरू कर रहे हैं। इसको मैंने क्यों रहने दिया, ये हमारा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमें मोल्स तो चाहिए ही होता है, चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का, है ना। क्या होता है, क्या बोला है उसने, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, KI का निकालना है। KI क्या है, आपका सॉल्यूट है, तो हमें पता होता है सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में कितने आ जाए, क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स में आ जाता है सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल, है ना। तो ये मैंने क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि मैंने सॉल्यूट का मोल तो निकाल दिया है 0.12 मास अपॉन मोलर मास करके। अब मैं सॉल्वेंट का मोल निकालती हूँ। सॉल्वेंट के मोल में क्या है, मास कितना दे रखा है आपको 80 ग्राम, और हमने एक्वस बोला है यानी कि वाटर हम मान के चलते हैं सॉल्वेंट को, तो मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का, आता होगा निकालना, 18 होता है। चलो निकाल के बता देती हूँ। इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका आपका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हमारा 18 हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया है 18 आ गया है। कोई यहाँ से दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये आपका ग्राम था, ये हमारा ग्राम पर मोल था, जिसमें ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। जब आप बेटा इसे सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे 4.44 मोल आ जाएगा। तो इसको रख दें अपने फॉर्मूले में, ठीक है। एन बी आपको कितना दे रखा है 0.12 मोल, हमने निकाल दिया है। सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मोल हमारा 4.44 मोल है, ठीक, और इसका 0.12 मोल, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 6 4, ये 4 है, 5 6 4 और एक 5, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे मोल, और ये ऊपर 0.12 मोल। जब बेटा आप इसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे इससे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होता है 0.026 आपका आंसर आता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी इजी था, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से कर लेना, ठीक है। बाकी हम जब एक निकाल लेते हैं 2 6, मतलब हम जब एक, ये तो चलो इसके आगे भी होता है, लेकिन हम 1 या 2 निकाल लेते हैं तो हम उसके बाद जब अपना आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब निकालते हैं मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन भी हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा बी था, दैट इज मोल फ्रैक्शन। चलो मोलारिटी निकालते हैं। सॉल्यूट का मोल तो हमें वहां पे भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं हम उस सॉल्यूट को। थर्ड हम क्या निकाल रहे हैं, मोलारिटी निकाल रहे हैं। चलो देखते हैं मोलारिटी में क्या बोला मैंने, सेम वही होता है, अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व कर रहे हो, आप डिसॉल्व कर रहे हो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम इस बार, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी आपका इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। चलो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स तो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 0.12 हमने निकाल रखा है। अब वॉल्यूम तो हमें पूरे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और वो भी सॉल्यूशन का बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी तो गिवन है, और डेंसिटी हमें किसकी गिवन है, मैंने क्या बोला था, एक्वस की आई, यानी कि सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी हमारी होती है मास बाय वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है तो यहाँ पे हम मास भी सॉल्यूशन का ले रहे होंगे, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ले रहे होंगे, है ना। तो क्या करते हैं, वॉल्यूम इधर ले आते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मतलब इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन हम पूरा सॉल्यूशन का लेंगे, अपॉन यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है,
अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था 100, ठीक है 100 कितना ग्राम, यूनिट को साथ में लेके चलेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना गिवन है 1.202 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आया है वॉल्यूम, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एक मिनट मैंने कैलकुलेट कर रखा था, दैट इज 83.13 ml, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप घर पे करोगे, 83.13 ml आ गया है, ओके। अब देखते हैं अमाउंट हमारा कितना है 0.12 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 83.13 ml। हमें तो लीटर में चाहिए, अब लीटर में चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर में 10⁻³ ml होते हैं, तो 1 ml में हमारा 10⁻³ लीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, ml को हटाते हैं और इसकी जगह 10⁻³ लीटर कर लेते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा, आपका जो आंसर निकल के लास्ट में आएगा दैट इज 1.44 आपका मोल पर लीटर, यहाँ से आंसर आएगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आते, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको थोड़ा अपना तगड़ा करो, बाकी प्रोसेस अगर हमें पता है, पढ़ रखा है, तो प्रोसेस हम आराम से कर लेते हैं। तो इतना हम समझ गए, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी। इसको हटाते हैं और सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक। अब इस सॉल्युबिलिटी में हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे कि सॉलिड के लिक्विड में, और दूसरा हम पढ़ेंगे गैसेस इज लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड, ठीक। दो तरीके से हम सॉल्युबिलिटी, दो चीजों की पढ़ रहे हैं कि सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। कल या परसों अब क्लास आएगी, कल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन होंगे, तो परसों हम पढ़ेंगे गैसेस इन लिक्विड। तो आज हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो मैंने सॉलिड को किस में डाला, सॉलिड में मैंने शुगर ले लिया। शुगर के क्या होते हैं, पानी तो नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में होता है। शुगर के जो क्रिस्टल है उसको मैंने किस में डाला है, लिक्विड में डाला है, ठीक। अब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कौन से लिक्विड में डाला है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि शुगर को मैंने लिक्विड में डाला है और शुगर इसमें डिसॉल्व हो गया। मैंने पूछा आपसे क्या लिक्विड में डिसॉल्व होगा या आपका बेंजीन में डिसॉल्व होगा। हमें पता होगा, आप बोलोगे मैम लिक्विड में डिसॉल्व होगा। क्यों डिसॉल्व होगा, क्योंकि लिक्विड भी आपका क्या है, पोलर नेचर का है, और शुगर के जो क्रिस्टल है वो भी हमारे पोलर नेचर के। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपके, मैं लिख देती हूँ, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, किस में डिपेंड्स करती है आपकी सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले आपका सॉल्यूट का नेचर कैसा है, किसमें, नेचर्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, पहली चीज। दूसरी किस पे डिपेंड करेगी, आपकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट में डिपेंड करेगी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात मैंने अभी बता दी, इसको और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। थर्ड, अदर फैक्टर लाइक टेम्परेचर में भी डिपेंड कर सकती है आपकी सॉल्युबिलिटी, और आपकी फोर्थ इज प्रेशर। इन चार चीजों में आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे डिपेंड करती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, ठीक है। इतना हम समझ गए, मैं इसको मिटा रही हूँ बेटा, चलो ओके। अब मैंने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी में सॉलिड इन लिक्विड जब हम पढ़ रहे हैं तो ये 3-4 फैक्टर में डिपेंड करती है। मैंने बोला शुगर को मैंने वाटर, शुगर क्रिस्टल को मैंने वाटर में डाला। हम जब किसी भी मैंने क्रिस्टल को कोई भी ले लिया, जब मैं उसको किसी में डाल रही होती हूँ लिक्विड में, ये आपका तभी इस लिक्विड में डिसॉल्व होगा अगर इन दोनों का क्या होगा, अगर इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अगर सिमिलर होगा तो आपका ये क्या होगा, आपके सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो ही आपके सॉल्यूट जो होंगे वो सॉल्वेंट में आपके डिसॉल्व होंगे। अब आप बोलोगे मैडम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वही बात हो गई कि पोलर आपके डिसॉल्व हो रहे हैं पोलर में, और आपके नॉन पोलर जो हो रहे हैं वो आपके डिसॉल्व हो रहे हैं नॉन पोलर में। या फिर और सिंपल वर्ड में अगर आप इसे बोलना चाहोगे तो और हम क्या बोल सकते हैं इससे, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है, इतना हम अच्छे से समझ गए। चलो और समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रही हूँ, एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे कि शुगर इन वाटर। पहला एग्जाम्पल, शुगर आपका वाटर में घुल रहा है। सेकेंड, शुगर ले लो या फिर आप सॉल्ट इन वाटर ले लो। थर्ड, आप एंथ्रासीन एंड नेप्थलीन, एक साथ ही लिख रही हूं, इन बेंजीन। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि आप एंथ्रासीन और नेप्थलीन को वाटर में डिसॉल्व करो, क्या आप कर दोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये नॉन पोलर है और पोलर वाटर हमारा पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर डिसॉल्व नहीं होता है। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होता है वो आपके एक दूसरे से के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। इतना हम समझ गए। इसका मतलब सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, इसको और समझते हैं। अब होता क्या है बेटा कि मैंने बोला कि मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। पहला मैं बोल रही हूं कि मैंने शुगर क्रिस्टल लिया और उसको क्या करा है, वाटर में डिसॉल्व किया। मैंने उसे पानी में डिसॉल्व किया, ये बीकर है तो वो उसमें घुल गया, वो क्या हो गया आपका, डिसॉल्व हो गया। ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसॉल्व होके उसने सॉल्यूशन बना दिया। अब जब शुगर क्रिस्टल आपका वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और वो आपका डिसॉल्व होके सॉल्यूशन यानी चीनी पानी या फिर शुगर वाटर बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, एक शुगर को पानी में डाला, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है आपकी, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डिसोल्यूशन बोल रहे होते हैं। जो आपका घुल जा रहा है, पानी में घुल गया। ठीक है, क्या बोला है, ये प्रोसेस आपकी क्या होती रही है, डिसोल्यूशन आपकी हो रही होती है। चलो अब क्या है, आगे देखते हैं। मैंने बोला मैंने पानी में शुगर को ऐड करती रही, क्रिस्टल को ऐड करती रही। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे अब शुगर क्या होगा आपका, शुगर क्रिस्टल अब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वाटर सॉल्यूशन आप बोल दो, जिसमें वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ अमाउंट में उसमें वाटर प्लस वाटर सॉल्यूशन ले लो आप, क्योंकि उसमें पानी तो है, उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में आपका शुगर घुल चुका है, वो सॉल्यूशन बन चुका है। तो कुछ एक सफिशिएंट टाइम के साथ एट आफ्टर सम टाइम रितु, आफ्टर सम टाइम मैंने क्या देखा, जब मैं लगातार डिसॉल्व कर रही थी, शुगर को वाटर में डाल रही थी, तो एक ऐसा टाइम आया जब शुगर क्रिस्टल आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाया। आपको शुगर क्या, आप डालते रहो, आपको वो क्रिस्टल उसी फॉर्म में मिलेगा, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेटेड पॉइंट। और जब आपका डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड पॉइंट। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी वो डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना रहा है, यहाँ पे एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद आप कितना भी क्रिस्टल डाल दो वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा। ये हमने पढ़ा है सैचुरेटेड पॉइंट। हम बोलते हैं डाला नहीं घुला, क्यों नहीं घुला, बिकॉज सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। बट एक्चुअल में केमिस्ट्री के टर्म पे जो हम ये बोल रहे होते हैं वो होता नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है वो हम देखते हैं। ठीक, इतना हो गया। मैं
क्या करूँ, यहाँ पे मिटा देती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है देखो क्या हो रहा होता है, शुगर को पानी में डाला, ठीक है, डिसॉल्व हो गया, शुगर को सॉल्वेंट में डाला, क्या बनेगा, डिसॉल्व होके उसने क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। ये प्रोसेस हमारी क्या है, डिसॉल्यूशन है, हमें पता है, ठीक। अब होता क्या है, जैसे सैचुरेटेड पॉइंट आता है, हमने और शुगर ऐड किया, यहां से मैंने क्या किया है, ऐड कर रही हूं शुगर, क्या कर रही हूं, शुगर को ऐड कर रही हूं सैचुरेटेड पॉइंट आने के बाद। जैसे मैंने शुगर को ऐड किया, आप बोलोगे घुलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, घुलता है, अभी भी सॉल्वेंट में जाके वो मिक्स होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, सॉल्यूशन साइड में क्या होता है, जो आपके शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सैचुरेटेड पॉइंट आने के बाद आपने शुगर को सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूशन साइड में जो आपके शुगर होते हैं उनके एक्टिविटी थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिविटी उनकी इंक्रीज होती है, एक दूसरे से आपके यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर अच्छे से लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, ये आपका इस साइड में, जैसे मैंने शुगर को यहाँ पे ऐड किया, शुगर ऐड होगा, शुगर ऐड होगा तो सॉल्यूशन साइड में क्या हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन साइड में आपके जो शुगर पार्टिकल्स हो रहे हैं एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड्स टू ईच अदर। जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो शुगर पार्टिकल आपके कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड हो रहे हैं, और कोलाइड होके आपके क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यहाँ से कोलाइड होके सेपरेट होके वापस हमें शुगर और सॉल्वेंट देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। समझ आया, दोबारा बता रही हूँ कि जैसे ही आपका सैचुरेशन पॉइंट आया, आपने शुगर को सॉल्वेंट में ऐड किया, वो ऐड होगा, लेकिन जैसे इसमें ऐड होगा, हमें पता है सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सॉल्यूशन साइड में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिव हो गए, तो शुगर क्या करेगा, आपका कोलाइड करेगा वाटर मॉलिक्यूल और खुद के पार्टिकल्स के साथ, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो सेपरेट आपके शुगर सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होगा तो क्या आ जाएगा, वापस शुगर और पानी आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हो गया है तो शुगर और पानी आ गया है। जब सेपरेशन प्रोसेस ये वाला होता है तो हम इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोल रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान ही आपका ये सेपरेशन हो रहा होता है, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब आप देखो जितना अमाउंट में आप शुगर को ऐड करके सॉल्यूशन बनाओगे आफ्टर सैचुरेशन, उतने अमाउंट में आपका सॉल्यूशन क्या करेगा, आपके सॉल्यूट शुगर को सेपरेट करेगा सॉल्यूशन से, और हमें क्या मिलेगा, शुगर और सॉल्वेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, दोनों ही प्रोसेस सेम तरीके से हो रही है, और ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम ये आपका अटेंड कर रही है, ये आपका क्या अटेंड कर रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है, ये हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इतना हम समझ गए। अब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे प्रोसेस आप गैसेस इन लिक्विड में भी देखोगे जो हम कल पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब होता है कि क्या सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, हमने नेचर के बारे में पढ़ लिया, कुछ प्रोसेस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन हमने तीसरा और चौथा पॉइंट ये भी लिखा था कि सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर और प्रेशर का भी तो फर्क पड़ता है ना। तो हम देखते हैं सेकंड हमने क्या लिखा था, टेम्परेचर का, थर्ड टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, जब आप सॉलिड को लिक्विड में डालते हो उसकी सॉल्युबिलिटी पे, जब तक डिसॉल्व हो रहा है, कैसे फर्क पड़ेगा, फर्क अब डिसॉल्व तो हमेशा ही होता रहता है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपका सेपरेशन होने लग जाता है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ रहा होता है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ रहा है ये आपका फॉलो करता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये आपका क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपका फॉलो कर रहा है। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, वैसे मैंने तो नहीं पढ़ाया है,
बट अगर आपको पता होगा ली चैटिलियर प्रिंसिपल के बारे में तो आप आराम से बता दोगे। नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं इक्विलिब्रियम अब शुरू ही करने वाली हूँ थर्मोडाइनमिक के क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट चैप्टर मेरा इक्विलिब्रियम का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या होता है। अगर मैं बात करूँ ली चैटिलियर प्रिंसिपल की, ये दो फैक्टर में डिपेंडेंट होता है, दैट इज आपकी एंडोथर्मिक और आपका एक्सोथर्मिक। ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने थर्मोडायनामिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है। पूरी थर्मोडायनामिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच चेंज जब हम पढ़ रहे थे हमने पूरी थर्मोडायनामिक इसमें खत्म करी है। बहुत ज़्यादा मतलब इसका फर्क हमने देखा है, क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, रिएक्शन के टाइम पे क्या एंडोथर्मिक होता है, क्या टेम्परेचर में फर्क पड़ता है, कैसे होता है, हमने सब पढ़ा है। तो अगर हमने ली चैटिलियर नहीं पढ़ा है तो हमने इतना बता दें कि ली चैटिलियर दो फैक्टर पे डिपेंड होता है, दैट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसमें ही आपकी ये रिएक्शन डिपेंडेंट है, तो इतना तो हमें पता है। अब होगा क्या, चलो देख लेते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो अभी थोड़ा समझ लो, ठीक है। अब होता क्या है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या करते हैं, हमने क्या किया है, मान लो कोई भी आपने चीज ऐड करी, हम क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, हमने सॉलिड क्रिस्टल्स को यहाँ पे ऐड किया तो क्या होगा, मैं बाहर से एनर्जी दूंगी। जब मैं बाहर से एनर्जी दे रही हूँ तो ये सॉलिड क्रिस्टल क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर लेगा, ये सॉलिड क्रिस्टल एब्जॉर्ब करेगा, टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, आपका ब्रेकडाउन होके आपका वाटर डिसॉल्व हो जाएगा, टूटेगा, ठीक है, और वाटर डिसॉल्व होगा। अब यहाँ पे क्या आप देखोगे, जब आप अपने सिस्टम को चेक करोगे, सिस्टम मतलब इस बीकर के बारे में बात कर रही हूँ, सिस्टम होता है जहाँ पे हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस सिस्टम को जब आप ऐसे चेक करोगे, आप बोलोगे मैडम सिस्टम तो गर्म ही नहीं है, बीकर तो गर्म ही नहीं है, हम तो एनर्जी दे रहे हैं, बीकर क्यों नहीं गर्म हो रहा है, क्यों नहीं गर्म हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी ये सॉलिड क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद टूट रहा है, और एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब करके टूट के डिसॉल्व हो रहा है। जितना ज्यादा आपका एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा जल्दी टूटेगा, और उतना ज्यादा आपका क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इसका मतलब आपका यहाँ पे मैंने क्या बोला, शुगर को सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्यूशन बना। शुगर को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो शुगर को क्रिस्टल के फॉर्म में टूटना पड़ेगा, यानी कि हम कोई ना कोई एनर्जी इसको दे रहे हैं, एनर्जी ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉल्वेंट में टूट रहा है, सॉरी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, उसके बाद सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके हमारा सॉल्यूशन दे रहा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उतने जल्दी टूटेगा। इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में आपका हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, पार्टिकल्स हीट रिलीज कर रहा होता है। अब हीट को वो रिलीज कर रहा है, बाहर से सराउंडिंग से भी नहीं ले रहा है, हीट को भी रिलीज कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ने से आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, समझ आ गया, ठीक। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने पढ़ लिया। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, इसको मिटा दे। फोर्थ हमने कौन सा इफेक्ट बोला था, फोर्थ हमने बोला था दैट इज प्रेशर इफेक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपने मुझे बता दिया कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। प्रेशर का सॉलिड में इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सोचो, प्रेशर गैस के बारे में बात कर रहा होता है, सॉलिड के बारे में कैसे बात करेगा? जब हम काइनेटिक्स पे पढ़ रहे होते हैं, आप इक्विलिब्रियम भी पढ़ोगे, देखो बहुत रिलेट करता है 11th और 12th एक दूसरे से, इसलिए बेसिक आपको 11th का क्लियर करना होगा, अदरवाइज 12th आपका ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, प्रेशर का गैस में फर्क पड़ता है, प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन से कोई भी मतलब नहीं होता है, ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है।
क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम पर में पड़ा है। सॉलिड को वाटर में हम यहाँ पे भी डाल रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे भी है। पत्थर अगर हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे उसी पत्थर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शुगर हम 11वीं में पढ़े तो शुगर हम 12th में पढ़ेंगे। 12th में आके शुगर चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या है, प्रेशर सिर्फ गैस में फर्क देता है, सॉलिड और लिक्विड में नहीं देता। यानी कि प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, वहां पे प्रेशर का इफेक्ट जरूर आपको मिलेगा। चलो ठीक है। एक चीज, ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बोला है कि ये आपका ली चैटले प्रिंसिपल को आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्या ये इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रही हूँ? इक्विलिब्रियम में तो जितना गया उतना वापस आ गया। क्या सॉल्युबिलिटी हो रही होगी, जितना जा रहा है उतना आपको वापस मिल रहा है। ये जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये आपका डिसोल्यूशन की बात कर रहा होता है, डिसोल्यूशन वाले प्रोसेस में बात कर रहा होता है। या फिर आप बोल सकते हो नियरली इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम के पास पहुंचने ही वाला है उस टाइम के बारे में मैं आपकी बात कर रही होती हूँ, ये टेम्परेचर के इफेक्ट की। ठीक है, तो इतना आप समझ गए आज के लिए। आई होप इतना काफ़ी होगा, है ना। तो इतना आप पढ़िए, बाकी क्वेश्चन आप करते रहिए अपने एनसीईआरटी से। कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के दे दीजिए, मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए बाय बाय।